The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप शो और मैं हूं अनंत भट्ट। तो सबसे पहले शो में आज का मेन्यू आपको बता देते हैं। मेन्यू मतलब कौन कौन सी अहम खबरें आज हम आपको शो में बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर में आज बात करेंगे चिन्मयानंद मामले की। पूर्व बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर एक छात्रा ने यौन शोषण का इल्जाम लगाया था। अब छात्रा अपने बयान से पलट गई है। हैदराबाद की बाढ़ और बिहार से आई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। ऐसे लोग जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आने की बढ़ेगी और कश्मीर से जिस आतंकवाद या भूखपाया करें वो हमारा बिहार का खर्च पर ले लेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आगे नहीं देंगे। ये महोदय हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। कह रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बन गई तो जिस आतंकवाद का सफाया कश्मीर से होगा वो बिहार में आकर पनाह लेगा। बिल्कुल सही सुना आपने। उनका कहना यह है कि कश्मीर का खत्म हुआ आतंकवाद बिहार में आकर पनाह लेगा। गृह राज्य मंत्री जी हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, तो जो कह रहे हैं कुछ सोचकर ही कह रहे होंगे। यदि देश के गृह राज्य मंत्री ये जानते हैं कि राजद के चुनाव जीतने से बिहार में आतंकवाद पसर जाएगा तो उन्हें चुनाव आयोग से कहकर राजद के चुनाव लड़ने पर रोक लगवानी चाहिए। सीबीआई, बिहार पुलिस, ईडी, एनआईए, आयकर विभाग वगैरह जितनी भी एजेंसियां हैं उन्हें भी जांच के आदेश दे देने चाहिए ताकि बिहार की भूमि आतंक से सुरक्षित रहे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। अगर आरजेडी की सरकार बन गई तब भी कश्मीर और देश की सुरक्षा का जिम्मा तो मोदी सरकार का ही होगा। इस जिम्मेदारी का बोझ खुद नित्यानंद राय का होगा। तो मंत्री जी क्या ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी चुनाव जीत गई तो उनकी एजेंसियां आतंक पर रोक नहीं लगा पाएंगी? वही रोक जो शायद अभी लगी हुई है। क्या एक पार्टी के चुनाव जीतने ना जीतने से केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर राय जो कह रहे थे उसे दूसरी तरह से लेने का तरीका क्या है? बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने राय के बयान का बचाव किया है। कितना मजबूत बचाव था, सुनिए जरा। नित्यानंद जी के बयान का तात्पर्य है कि देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है और निश्चित रूप से नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। इसको मैंने जहां तक देखा है एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है। उनकी जो भावना थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। खैर, नेताओं का क्या है, उनके चुनावी बयानों को छोड़ते हैं और दिन की सुर्खियों का रुख कर लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोरोना संक्रमण के 63,509 नए मामले सामने आए हैं और 730 मरीजों की मौत हुई है। 74,632 मरीज ठीक भी हुए हैं। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले 72,39,389 हो गए हैं। कुल मौतें हैं 1,10,586। कुल ठीक जो मरीज हुए हैं उनकी संख्या है 63,01,927। 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि एक हलफनामा दायर करके बताया कि हाथरस में 19 साल की एक लड़की की हत्या और कथित बलात्कार मामले में गवाहों की सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं। आज यूपी सरकार की तरफ से गृह विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी राजेंद्र प्रताप सिंह ने इस विषय पर हलफनामा दर्ज कर दिया। इसमें यूपी सरकार ने बताया कि पीड़िता के परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। 8 सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
पीड़ित परिवार की निजता में कोई खलल नहीं दिया जा रहा है और वो कहीं भी जाने या किसी से भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सत्यमा दुबे ने हाथरस मामले में एक जनहित याचिका लगाई है। यूपी सरकार से हलफनामा इसी याचिका के संबंध में मांगा गया था। इससे पहले यूपी सरकार ने एक और हलफनामे में अदालत से अपनी निगरानी में सीबीआई जांच कराने का आदेश देने को कहा था। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात के बाद हैदराबाद में बाढ़ आ गई है। अक्टूबर के महीने में बाढ़, जी हां, थोड़ा हैरान करता है, लेकिन हैदराबाद का भीगा सच यही है। बरसात से संबंधित हादसों ने अकेले हैदराबाद में पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 12 लोगों की जान ले ली है। 13 अक्टूबर से ही हैदराबाद में बाढ़ से हुए नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं। इनमें गलियों में तेज धार में बहती कारें नजर आईं। फलकनुमा इलाके से आए एक वीडियो में एक शख्स को पानी में बहते हुए देखा गया। हालात पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। हैदराबाद में 13 से 14 तारीख के बीच हुई बरसात ने शहर में अक्टूबर महीने में होने वाली बरसात का रिकॉर्ड बना दिया है। अक्टूबर महीने में इससे ज्यादा बारिश 1903 में हुई थी, माने 117 साल पहले। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ की छात्रा अपने बयान से मुकर गई है। 23 वर्षीय एलएलएम की छात्रा ने कहा कि ऐसे कोई आरोप उसने लगाए ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 13 अक्टूबर को लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। छात्रा ने कोर्ट को बताया कि उसने कुछ शरारती तत्वों के दबाव में ये आरोप लगाए थे। बयान से पलटने के बाद अब छात्रा पर एक नया केस चलेगा। अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकील ने झूठे साक्ष्य पेश करने को लेकर छात्रा के खिलाफ केस दर्ज करने की अपील की। सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने धारा 340 के तहत छात्रा के खिलाफ अर्जी दी, जिसमें कहा गया कि छात्रा ने खुद नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में 5 सितंबर 2019 को एफआईआर दर्ज कराई थी। छात्रा के पिता की तरफ से की गई शिकायत को भी इसके साथ जोड़ दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने छात्रा का बयान दर्ज किया था और शाहजहांपुर में भी बयान दर्ज हुआ था। उसने एफआईआर को सही बताया था, लेकिन गवाही के दौरान उसने अपना बयान बदल लिया और हॉस्टाइल हो गई। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि हमने कोर्ट से छात्रा का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपील की है। उसने उन शरारती तत्वों का नाम नहीं लिया जिनके दबाव में वो छात्रा थी। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अपने दफ्तर को ही ये अर्जी स्वीकार करने के निर्देश दिए और अभियोजन पक्ष से कहा कि इसकी कॉपी छात्रा और चिन्मयानंद के पक्ष को दे दी जाए। दोनों पक्षों से इस अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। लेकिन इस पूरे मामले ने तब हेडलाइन बनाई थी जब छात्रा का एक वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ था। इसके बाद रेप से लेकर उगाही तक के एंगल आए और चिन्मयानंद के अलावा छात्रा की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो आपको तफसील से पूरे मामले की टाइमलाइन भी बता देते हैं। सबसे पहले चिन्मयानंद की बात करेंगे। चिन्मयानंद का पुराना नाम कृष्णपाल सिंह है। यूपी के गोंडा जिले के रहने वाले चिन्मयानंद ने 20 साल की उम्र में संन्यास लिया और 80 के दशक में शाहजहांपुर आ गए। यहां स्वामी धर्मानंद के शिष्य बनकर उनके मुमुक्षु आश्रम में रहने लगे। धर्मानंद के गुरु स्वामी शुकदेवानंद ने यह आश्रम बनाया था। 80 के दशक में आखिर में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा तो चिन्मयानंद भी इसके साथ हो लिए। गोरखपुर की गोरक्षा पीठ के महंत और पूर्व सांसद अवैधनाथ सिंह के साथ आंदोलन में आगे आगे हिस्सा लेते रहे। अब बारी राजनीति में एंट्री की थी। बीजेपी का साथ पकड़ा और 1991 में बदायूं से लोकसभा टिकट मिल गया। मंदिर की लहर थी तो चुनाव भी जीत गए। इसके बाद 1998 में मछली शहर और 1999 में जौनपुर सीट से सांसद बने। अटल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का पद मिला। चिन्मयानंद योगी आदित्यनाथ को अपना करीबी भी बताते रहे हैं। चिन्मयानंद पर रेप के आरोप नए नहीं हैं। ऐसा ही एक पुराना मामला साल 2011 का है। शाहजहांपुर में चिन्मयानंद मुमुक्षु आश्रम के अलावा स्वामी शुकदेवानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चलाते हैं। इसके अलावा भी कई संस्थान उनसे जुड़े हुए हैं जिन्हें आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान कहा जाता है। इसी से जुड़ा एसएस लॉ कॉलेज भी है।
मुमुक्षु आश्रम की एक लड़की ने 2011 में चिन्मयानंद पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस लड़की ने कहा कि चिन्मयानंद के हरिद्वार आश्रम वाले कुछ साधुओं ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे साध्वी बनाया। उसने आरोप लगाया कि चिन्मयानंद ने रेप किया और अबॉर्शन का दबाव भी बनाया। 2018 में योगी सरकार ने यह केस वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने शाहजहांपुर जिला कोर्ट को इस बारे में लिखा भी, लेकिन अपील खारिज हो गई। अब इस केस का जिक्र भी कम होता है। इसके बाद आया सबसे चर्चित मामला, जिसकी टाइमलाइन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगस्त 2019 को पहली बार इस खबर ने जगह बनाई थी। 24 अगस्त 2019 को चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की एक छात्रा का कथित वीडियो फेसबुक पर सामने आया, जिसमें उसने चिन्मयानंद पर यौन शोषण और कई लड़कियों का जीवन बर्बाद करने के आरोप लगाए। उसने खुद की और परिवार की जान को खतरा बताया। इसके बाद छात्रा लापता हो गई। 27 अगस्त 2019 को छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर में अपहरण का मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त से लड़की का मोबाइल बंद है। वायरल वीडियो के हवाले से उन्होंने कहा कि आरोपी चिन्मयानंद ने लड़की को गायब कर दिया है। पिता ने यह भी कहा कि कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा के कमरे पर ताला लगा हुआ है और चिन्मयानंद ने फोन पर ठीक से बात नहीं की। यह सब हुआ तो चिन्मयानंद की तरफ से भी छात्रा पर आरोप लगाए गए और क्रॉस एफआईआर दर्ज करा दी गई। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने छात्रा पर दोस्तों के साथ मिलकर उगाही के आरोप लगाए और 5 करोड़ रुपए मांगने का केस दर्ज कराया। लड़की की खोजबीन जारी रही। 30 अगस्त 2019 को राजस्थान के दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से छात्रा एक दोस्त के साथ यूपी पुलिस को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। 2 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आईजी रैंक के अफसर की अगुवाई में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए ताकि चिन्मयानंद के खिलाफ आरोपों की जांच हो सके। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि जांच की मॉनिटरिंग के लिए एक बेंच गठित की जाए। अगले ही दिन यूपी डीजीपी ने आईजी नवीन अरोड़ा की अगुवाई में एसआईटी का गठन कर दिया। चिन्मयानंद ने खुद पर लगे आरोपों को षड्यंत्र बताया ताकि उनके शैक्षणिक संस्थानों को बदनाम किया जा सके। उन्होंने छात्रा की तरफ से पैसे मांगने की बात भी कही थी। 5 सितंबर को छात्रा ने दिल्ली के लोधी रोड पुलिस स्टेशन में 12 पन्नों की एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें रेप की शिकायत थी। 7 सितंबर को यह एफआईआर यूपी एसआईटी के हवाले कर दी गई। 10 सितंबर 2019 को एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें कथित तौर पर चिन्मयानंद और छात्रा दिखाई दे रहे थे। यह मसाज से जुड़ा वीडियो था। इसी दिन एक दूसरा वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक कार में 3 लड़के कथित तौर पर छात्रा के साथ उगाही को लेकर चर्चा कर रहे थे। बाद में इन लड़कों की पहचान सचिन, विक्रम और संजय के रूप में हुई थी। 14 सितंबर को छात्रा के पिता ने एक पेन ड्राइव और चिन्मयानंद की 43 कथित वीडियो क्लिप एसआईटी को सौंप दी थी। 16 सितंबर को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत छात्रा का बयान दर्ज हुआ। छात्रा ने चिन्मयानंद पर करीब 9 महीने तक यौन शोषण करने, रेप कर उसका वीडियो बनाने, नहाने का वीडियो बनाने और उन्हें गायब कर सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि हॉस्टल सील है और इसे मीडिया के सामने खोला जाना चाहिए। उसने कहा कि वो वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर पेश करेगी। एसआईटी ने मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और गवाहों के मोबाइल सीज कर उन्हें फॉरेंसिक लैब भेज दिया। इस सब के बीच चिन्मयानंद की तबीयत खराब बताई गई और कहा गया कि उन्हें डायरिया है। 20 सितंबर को एसआईटी ने चिन्मयानंद को उनके आश्रम से गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में इलाज की खबरें भी सामने आई। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि चिन्मयानंद को पार्टी से निकाल दिया गया है। 21 सितंबर को एसआईटी ने छात्रा और उसके 3 दोस्तों के खिलाफ उगाही के आरोप में मामला दर्ज किया। 24 सितंबर को छात्रा ने गिरफ्तारी के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। 25 सितंबर को छात्रा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिसंबर 2019 में छात्रा को उगाही मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। 3 फरवरी 2020 को चिन्मयानंद को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने मामला लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। इसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान छात्रा ने अपना पुराना स्टैंड बदल लिया और कहा कि उसने चिन्मयानंद पर यौन शोषण के कोई आरोप नहीं लगाए। उसने दावा किया कि ऐसा उसने दबाव में किया था। इस मामले को लेकर सामने आई ये सबसे हैरतअंगेज जानकारी है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या छात्रा पर किसी तरह का दबाव तो नहीं, और अगर ये वाकई झूठे केस में फंसाने का मामला है तो फिर
सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। हमारे साथी सिद्धांत मोहन बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा से मिले, शिक्षा नीति पर सवाल किए, लेकिन नेताजी ने अपनी सरकार के विकास के काम भी गिनाए। इस बीच सिद्धांत ने एक ऐसा सवाल कर दिया कि मंत्री जी को शेर के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। देखिए। निश्चित रूप से मैं आपसे कहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार की गिनती विकसित राज्य की श्रेणी में हो। स्पेशल राज्य चाहिए बिहार के लिए? ये तो हम लोग का पुराना यह है, लेकिन मेरा नहीं है सर, ऐसा क्यों? हम लोग का वैसे ही ये हम लोग का पुराना यह है। हम लोग चाहते हैं और मानिए डबल इंजन हर जगह है, मिल जाना चाहिए अब तो। ठीक है, चंद परेशानियां कठिनाइयां भी होती हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मतलब कौन बेवफा है? एनपी वर्मा जी, आप बड़ा बयान देकर बेवफा कौन है बताइए। कोई बात नहीं है। केंद्र, ये हम लोग की खुशनसीबी है कि बिहार और केंद्र एक धारा की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत तरह की योजनाएं बिहार को दे रहे हैं, दिया है, और राज्य सरकार उसका सदुपयोग कर रही है। और यहाँ एक से एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, पुल पुलिया बड़े बड़े बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, और ये सब बिहार को एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दोनों का तालमेल और कदम ऐसा है कि हम लोग आने वाले दिनों में बिहार को और आगे ले जाएंगे, बहुत आगे, जिसकी कल्पना नहीं है लोगों को, और बिहार एक विकसित राज्य होगा। संतुलन कितना आवश्यक गुण है, कोई हमारे नेताओं से सीखे। तुरंत किसी भी बात को बैलेंस कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ। अब आपको टीम गंगा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इन्हें मिले कुछ युवा जो रोजगार के सवाल पर सरकार से बहुत खफा हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इतना स्थिति खराब है कि देखिए, मैं एस्टेट का कैंडिडेट रहा। नाम बता दीजिए। शशिकांत शर्मा। 2012 फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी मैं बीएड कंप्लीट कर चुका हूँ, कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है। 2019 का वो था, नोटिफिकेशन था एस्टेट का, फरवरी के सेशन में एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम के रिजल्ट के लिए अनाउंस किया जाता है कि 22 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। 16 तारीख को बोर्ड कहती है कि आपका एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। अब मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार ये भी बोलती है एग्जामिनेशन के बाद कि आपकी जो एग्जामिनेशन है एकदम निष्पक्ष भाव से हुई है। आप वीडियो भरा हुआ है यूट्यूब पे, वो कृष्ण नंदन वर्मा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो बोलते हैं कि निष्पक्ष एग्जाम हुआ है, आनंद किशोर सॉरी। और फिर 22 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट से ठीक 6 दिन पहले आप बोलते हैं कि एग्जामिनेशन रद्द कर दिया गया है। किस कारण से? क्योंकि एग्जाम में धांधली हुई। मैं सरकार से और उन आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो इस एग्जामिनेशन में जो ऊपर से नीचे तक कहीं ना कहीं तो अफसर लोगों का तो बना हुआ होगा ना कि ये इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, किन्हीं पर कोई कार्रवाई हुई क्या? सिर्फ एग्जाम को रद्द कर दिया गया। स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हुआ। इस 1 साल में मेरा एज गया, ये एज जाने के साथ साथ परेशानी बढ़ी, और फिर से अब एग्जाम ले रहे हैं। इसी एग्जामिनेशन में भी एग्जामिनेशन शुरू होता है, एग्जामिनेशन के बाद केस कर दिया जाता है। और ये केस करने वाले कोई स्टूडेंट का कोई यूनियन नहीं होता है, सरकार के ही दलाल होते हैं जो जाकर के केस करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि एग्जामिनेशन में ये हुआ, वो काम खत्म हो गई। और मिला के आप एक बात सर ये है, कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि सरकार अपने ऊपर जिम्मेवारी ही नहीं लेती है, पूरा सीधा थोप देती है कि आप स्टूडेंट की गलती है, आपने ये किया। क्या वजह है कि नीतीश कुमार पहले 5 साल रहे और उन्होंने काम में सड़कें बनवाई, ये बनवाया, बिजली पे काम किया आधारभूत, फिर 5 साल और रहे, 15 साल हो गए। अगर आप लोग कह रहे हैं शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया तो आंकड़ा निकाल के दे सकता हूँ। 2012, एक मिनट, 2012, मैं 2012 के आंकड़े की बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में 10 या 15 दिन पहले आया था, 2 लाख लगभग 73 या 75 हज़ार बहाली पूरे ओवरऑल इंडिया में। बिहार में टीचर की वैकेंसी खाली है, जिसमें 2012 में एक नोटिफिकेशन केंद्र बिहार सरकार लेती है और 2020 में 6ठा चरण तक पूरा उसका बहाली नहीं होता है। आपका जो कोरोना काल है, चुनाव 1 महीना में हो जाता है, रिजल्ट खत्म हो जाती है, और इन लोगों का जो वैकेंसी है 8 साल में भी क्लियर नहीं होता। कैसी सरकार है? कहती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। शिक्षा मेरा मूलभूत इकाई है। अगर समाज शिक्षित हो जाता है तो पूरा देश को आज इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को पता नहीं है कि मेरे पास जो मुद्दा है वो सरकार ने क्या किया नहीं किया, कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास शिक्षा नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। टीचर की वैकेंसी की बात करते हैं, 2017 में एस्टेट का एग्ज़ाम लिया जाता है लगभग 5 साल बाद, 2012 के बाद। उसके बाद 2017 में जो पास हो जाते हैं कैंडिडेट एस्टेट के अकॉर्डिंग, जब सीट अलॉट होता है उसके बाद काउंसलिंग होती है या जो भी होती है वो प्रोसेस होता है, उसके बाद जॉब दी जाती है। अभी तक 2020 आ गया,
मैं नीतीश कुमार और उनके शिक्षा मंत्रियों से, आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक क्या एक भी बहाली जो हुई, एक भी लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं किया? फिर ऊपर से 2020 स्टेट, और उसी में घूमते रहिए। अब तो चुनाव आ गया। चुनाव से पहले इन्होंने 32,000, लगभग 32,000 सीटें, लाखों नहीं 32,000, 37,000 तो पेंडिंग में चला हुआ है सर। अभी मैं 94,000 शिक्षक की बहाली है बिहार में, आप लोग को भी पता होगा, 1 to 8 क्लास में मैं भी वहाँ पे अप्लाई किया हूँ। अब मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या उनको पता नहीं है कि बिहार में अगर 1 लाख स्टूडेंट हैं और 1 लाख लोगों में 20,000 लोगों ने या 40,000, 50,000 लोगों ने अगर स्टेट या सीटेट क्वालिफाई किया, एक बच्चों को आप मौका देते हैं कि 75 जगह अप्लाई करें? क्या एक काउंसलिंग की एक अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि मेरिट के अनुसार मेरिट निकाल करके उनको जगह जगह जॉब करवा दिया जाए? तो आप सीट देते हैं लोगों को, एक पंचायत में 2 सीट देते हैं, 4 सीट देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तो 94,000 बहाली करवाई। मैं एक स्टूडेंट, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हैं, अगर मेरा 80% है, इनका भी 79% है, किसी का 81% है। अब इस लड़के ने 10 जगह अप्लाई किया, मेरिट तो 81% जिनविन है कि 81% वालों का बना, बाकी 9 स्टूडेंट तो ऐसे ही खत्म हो गए। आपने आंकड़ा दिखाया कि बिल्कुल, मैंने सर लगभग 60 से 70 जगह अप्लाई किया है। सपोज मैं मानता हूं कि 60 से 70, बाकी तो खत्म हो गया। आपने कहा अच्छा, इसमें गफलत क्या होगा? अब पहला मेरिट लिस्ट बना, मान के चलिए मेरे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 10 जगह में आया, मैं तो ज्वाइन एक ही जगह करूंगा, बाकी नीचे पैसे का खेल शुरू हो गया। तो सिंपल सी बात है, कोई अनपढ़ आदमी भी इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझता है कि अगर 9 सीट खाली गया तो सेकंड मेरिट लिस्ट में पैसे का बोलबाला है, अदर मेरिट लिस्ट का क्या होगा वो सबको पता है। तो आखिर शिक्षा व्यवस्था में आप बात करते हैं कि बिहार में मैंने ये कहा, ये किया, वो क्या किया? शिक्षा व्यवस्था के मामले में तो फिर तो वही जीरो हो गई सर, फिर तो वहीं पर पहुँच गए हम। तो कहाँ से आप लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं? दिल्ली लंच टॉप शो में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको सुनाते हैं आलोक धनवा की ये कविता। शहर के बाहर का ये इलाका, ज्यादा जुती हुई जमीन खेती की, मिट्टी की क्यारियां हैं दूर तक, इन क्यारियों में बीज हाथ से बोए गए हैं, कुछ देर पहले जरा जरा पानी का छिड़काव किया गया है। इन क्यारियों की मिट्टी नम है, खुले में दूर से ही दिखाई दे रही शाम आ रही है। कई रातों की ओस मदद करेगी बीज से अंकुर फूटने में। नमस्कार। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।